पिछले कुछ दिनों से खबर काफी वायरल हो रही है कि सलमान खान जो है अपने करियर की पहली बायोपिक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस खबर से बड़ी तो खबर यह है कि सलमान खान किसकी बायोपिक में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में सलमान खान बड़े नहीं हैं, बल्कि जिसकी बायोपिक में सलमान काम कर रहे हैं वो शख्सियत बहुत बड़ी है। इनफैक्ट एक टाइम पर इन्होंने हमारे देश के लिए ऐसा काम किया जिस कारण हमारे देश के कई सारे सोल्जर्स की जानें बचाई गई और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीज़ों में हमारे देश ने सतर्कता बरती। रॉ के एजेंट, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया, रविंद्र कौशिक इनका नाम है और इन्हीं की बायोपिक में सलमान खान काम करेंगे। आज मैं आपको कब की और कैसे में रविंद्र कौशिक की ही लाइफ की डिटेल बताऊंगी कि कब एक आम लड़का रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गया और वहां की आर्मी का मेजर बना, क्यों रविंद्र कौशिक, जिन पर रॉ को नाज था कि ये हमारा सबसे शातिर जासूस है, उनको एक टाइम पर रॉ ने या इंडियन गवर्नमेंट ने पहचानने से इनकार कर दिया, और कैसे रविंद्र कौशिक को इनाम के तौर पर या उन्हें सम्मान के तौर पर गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत के बाद 5 साल तक 2000 रुपए की पेंशन दी गई। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। ये एरिया पाकिस्तानी बॉर्डर के पास ही आता है। उनकी फैमिली में ये 4 भाई बहन थे और मदर थी। पिता एयरफोर्स में काम कर चुके थे और रिटायर होने के बाद एक कपड़ों की मिल में काम किया करते थे। श्री गंगानगर के गवर्नमेंट कॉलेज से रविंद्र ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एसडी कॉलेज से वो ग्रेजुएशन करने लगे। कॉलेज के दौरान उनका थिएटर की तरफ काफी रुझान बढ़ा और उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उनके लुक्स विनोद खन्ना साहब से बहुत मिलते थे और हमेशा अपनी पर्सनालिटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और एक्टिंग को लेकर उन्हें भी बहुत शौक था। वो कई सारे प्लेस किया करते थे। इसी दौरान कॉलेज की तरफ से एक प्ले करने के लिए वो लखनऊ गए थे और तब उस प्ले में उन्होंने एक इंडियन स्पाई का ही किरदार निभाया था, जो कि चाइना में पकड़ा जाता है और वहां पर उसको टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कितना ही टॉर्चर हो गया उसने अपना मुंह नहीं खोला। रविंद्र ने इस प्ले में जबरदस्त एक्टिंग की थी और इस प्ले के लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी। कहा जाता है कि इसी प्ले में इंडिया की जासूसी एजेंसी यानी कि रॉ के कुछ लोगों ने रविंद्र को देखा था और ये पहली बार नहीं था जब उनकी नज़र रविंद्र पर पड़ी थी। इससे पहले भी शुरुआत से ही उनकी नज़र रविंद्र पर थी और इस प्ले से उन्हें पता चल गया कि रविंद्र उनके एक मिशन के लिए सबसे परफेक्ट है। इसके पीछे कारण ये था कि रविंद्र ने इस पूरे प्ले में बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना ये किरदार लिया था उससे किसी को शक भी नहीं हुआ कि कोई आम लड़का है जो नॉन मिलिट्री से है, लेकिन उन्होंने बखूबी इस किरदार को जब प्ले में निभाया तो रॉ एजेंट्स को इस बात को लेकर श्योरिटी हो गई कि अगर इस बंदे को आगे हम जासूस बनाकर भेजते हैं तो इसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम है। और उनकी इसी खूबी के लिए रॉ एजेंट्स ने रविंद्र को जॉब ऑफर कर दी। रविंद्र अपने घर आए, अपने पेरेंट्स को बताया कि उन्हें जॉब मिल गई है और जॉब के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके बाद रविंद्र को रॉ ने अपने अंडर ले लिया और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया। इनिशियली उन्हें मुसलमान बनने के तौर तरीके सिखाए गए, किस तरह से उठना बैठना, सलाम करना है, किस तरह से नमाज पढ़नी है, क्या उनके टर्म्स होते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी है, ये सारी ट्रेनिंग दी गई। रविंद्र को पंजाबी बहुत अच्छे से आती थी और एजेंसीज के लिए ये बात बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हुई, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है जहां पर पंजाबी ही बोली जाती है। तो ऐसे में रविंद्र को काफी कम ट्रेनिंग देनी पड़ी। रविंद्र की ये ट्रेनिंग रॉ के अलग अलग ऑफिसेस में हुई और ट्रेनिंग के अलग अलग स्केड्यूल हुए। पहले स्केड्यूल में जहां मुस्लिम होने की बेसिक्स उन्हें सिखाई गई, वहीं दूसरे स्केड्यूल में उन्हें पाकिस्तान का नक्शा समझाया गया, कौन कौन सी सिटी है, कहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, और उन सिटीज़ को लेकर कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो रविंद्र को दी गई। रविंद्र ये सारी नॉलेज ले रहा था और अपना काम कर रहा था। इसी दौरान रविंद्र को टेस्ट करने के लिए कुछ छोटे मिशंस पर भेजा गया। इन मिशंस पर वो अलग अलग देशों में गए थे, जिसमें से एक देश पाकिस्तान भी था, और इन सभी मिशंस को उन्होंने
कहे अनुसार अकम्प्लिश किया, जिससे रॉ एजेंसीज उनसे काफी खुश हुई थी। और इसके बाद रविंदर को लेकर एजेंसीज कुछ बड़ा सोच रही थी। एजेंसीज ने डिसाइड किया था कि रविंदर को अब एक पाकिस्तानी सिटीजन बनाकर वहां पर भेजा जाएगा और इस बार जो मिशन है वो लंबा मिशन होगा, जिसके लिए उन्हें सालों तक वहीं पर रहना पड़ेगा और वहां से खुफिया इंफॉर्मेशन इंडिया तक भिजवानी पड़ेगी। रविंदर को रॉ की तरफ से ये पूरी इंफॉर्मेशन समझा दी गई कि उन्हें अगले कुछ सालों तक पाकिस्तान में ही रहना है। ऐसे में क्योंकि वो एक रॉ एजेंट है, इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, फैमिली या किसी को भी बताने की इजाजत नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हो या कहाँ जा रहे हो। तो रविंदर ने अपनी फैमिली को ये कह दिया कि उन्हें दुबई में जॉब मिली है और वो वहीं पर जा रहे हैं। परिवार से मिलने के बाद रविंदर फिर से दिल्ली आ गए रॉ एजेंसीज के पास, जहां पर तैयारी की गई रविंदर को पाकिस्तान भेजने की। रविंदर के लिए पाकिस्तान के आईडीज बनवाए गए, रविंदर के लिए पाकिस्तान का एक राशन कार्ड बनवाया गया और कुछ तैयारियां की गई कि कैसे रविंदर को पाकिस्तान में प्लांट करना है। रविंदर की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, बस उनके मुसलमान होने पर और पाकिस्तानी होने पर किसी को शक नहीं हो, उसके लिए एक चीज और करनी बाकी थी, जो चीज किसी के लिए भी थोड़ी टफ होगी, क्योंकि रविंदर एक हिंदू थे और वो इंडियन थे, लेकिन वो देश के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार थे कि उन्होंने इस काम के लिए भी हाँ किया। उनका खतना किया गया। मुसलमानों में ये किया जाता है जब लड़कों के प्राइवेट पार्ट्स की ऊपर की स्किन काटी जाती है और उसी को खतना कहा जाता है, जो रविंदर का भी किया गया, ताकि पाकिस्तान में जाने के बाद किसी को भी शक नहीं हो कि वो पाकिस्तानी नहीं है। रविंदर अब एक नई जर्नी पर निकल रहे थे। नया देश के साथ साथ नई पहचान उन्हें मिल गई थी और नाम उनका रविंदर से बदलकर नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। इधर रविंदर नबी अहमद शाकिर बनकर पाकिस्तान रवाना हुए और इधर उनकी जो पुरानी आइडेंटिटी थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि जरा भी शक पैदा नहीं हो। एक नया देश, एक नई पहचान और अब एक नई जिंदगी वो बिताने वाले थे। एक मिशन पर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान आने के बाद रविंदर ने अपने जो सोर्सेस थे, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान मिशन पर आकर गए थे, उनके थ्रू वहां पर रहना शुरू किया और सोशलाइज करना शुरू किया। एक टाइम के बाद क्योंकि रविंदर के पास आईडी कार्ड और राशन कार्ड था, तो उसके बेसिस पर उन्होंने पाकिस्तान के एक कॉलेज में एलएलबी की पढ़ाई के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वहां पर पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। इस बीच वो पाकिस्तान से इंडिया को कई इंफॉर्मेशंस भेजते रहे। सबसे बड़ी बात कि रविंदर को मिशन पर भेजा इसलिए गया था क्योंकि उससे पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी टेंशन्स हुए थे और इंडिया की तरफ से भी अटैक किया गया था और इंडियन एजेंसीज को पता था कि पाकिस्तान जो है फिर से जवाब देगा और कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कर सकता है। ऐसे में इंडिया की तरफ से एक शातिर जासूस को वहां पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए रविंदर को वहां पर पहुंचाया गया था कि इन्फॉर्मेशन देते रहे। रविंदर ने अपनी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन शुरू रखी। इसी दौरान रविंदर, जो कि उर्दू पढ़ना लिखना सब कुछ जानते थे, एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री में लोगों को हायर किया जा रहा था और तब इस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। अकाउंटेंट के तौर पर वो इनिशियली पाकिस्तानी मिलिट्री का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे उन्होंने अपनी काबिलियत पर काम इतना अच्छा किया कि उनकी मेजर तक की पोजीशन हो गई पाकिस्तानी मिलिट्री में। किसी को दूर दूर तक एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि वो इंडिया से एक मिशन पर आए हुए हैं। इसी दौरान रविंदर को पाकिस्तानी मिलिट्री के ही एक ऑफिसर की बेटी अमानत से प्यार हो गया और उन्होंने अमानत से शादी कर ली। रविंदर एक मिशन पर थे, लेकिन उन्हें किसी को खुद पर शक नहीं होने देना था, इसीलिए उन्हें पाकिस्तानी एक सोसाइटी का हिस्सा बनना था। एक फ्रेंड सर्कल, एक फैमिली होना भी बहुत ज़रूरी था। तो मिशन के हिसाब से और घर बसाने के हिसाब से उन्होंने ये शादी की। शादी के बाद वो एक बच्चे के पिता भी बने। रविंदर ने कभी भी अपनी वाइफ तक को नहीं बताया कि वो नबी अहमद शाकिर नहीं, बल्कि वो तो इंडिया से आए रविंदर है। 75 से लेकर 81 के आसपास तक वो अपना काम करते रहे, लेकिन इधर इंडिया में उनकी फैमिली काफी परेशान रही। रविंदर इंडिया में अपनी फैमिली से बातें करते रहते थे, वो उन्हें लेटर्स पहुंचाया करते थे, लेकिन
81 में ऐसा हुआ कि रविंदर के भाई की शादी थी, वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और तब उन्होंने एजेंसीज से इच्छा जताई कि वो इंडिया आना चाहते हैं। एजेंसीज के लिए रविंदर को इंडिया लाना एक बहुत बड़ा टास्क और रिस्क का काम था, क्योंकि वो मिशन पर तो गए ही थे, वो एक जासूस तो थे ही, लेकिन अब साथ के साथ वो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर भी थे। ऐसे में इंडिया के लिए ये चैलेंज दोगुना हो गया। इसके बाद एक प्लान बनाया गया कि कैसे सेफली रविंदर को इंडिया पहुंचाया जाए बिना किसी शक के। तो रविंदर ने यहाँ पाकिस्तान में अपने ऑफिस और अपनी फैमिली को कहा कि वो मक्का मदीना जाना चाहते हैं। पाकिस्तान से वो पहले दुबई गए, दुबई के रास्ते से उन्हें फिर अलग पासपोर्ट, अलग आइडेंटिटी से इंडियन अथॉरिटीज ने दिल्ली बुलाया। दिल्ली आने के बाद वो श्री गंगानगर गए, अपने भाई की शादी उन्होंने अटेंड की। बहुत सालों बाद वो अपने फैमिली से, घर परिवार से मिले थे, तो काफ़ी इमोशनल भी हुए और इसी दौरान परिवार ने उन्हें भी शादी करने के लिए कहा। तो तब रविंदर ने अपनी फैमिली को बता दिया कि मैंने तो शादी कर ली है और मेरी फैमिली जो है वो दुबई में है। इनिशियली फैमिली इस बात को लेकर काफ़ी शॉक्ड हुई, लेकिन अब फैमिली कर भी क्या सकती थी, शादी हो चुकी है और बच्चे की बात भी उन्होंने कह दी थी। तो जिसके बाद जैसे तैसे फैमिली ने उनकी इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ समय गांव में बिताने के बाद रविंदर फिर से सेम रूट से पाकिस्तान तक पहुंचे सेफली, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जिस तरह से रविंदर ने पाकिस्तान में अपने आप को जमाया और जिस तरह से शातिरता से उन्होंने अपना काम किया, इंडियन एजेंसीज को उन पर काफ़ी प्राउड था। एक टाइम ऐसा भी था जब इंडियन एजेंसीज को उन्होंने इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जिस कारण हमारे 20,000 जवानों की जानें तक बची थी। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और रॉ एजेंसीज उनके काम से इतनी खुश थी कि उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दे दिया था। रविंदर अपने काम में माहिर थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की और जहाँ तक जो काम उन्हें दिया गया वो उन्होंने बिल्कुल सही किया। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर किसी और की गलती की वजह से उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ेगी। और 81 में अपनी फैमिली के पास जब वो अपने भाई की शादी में गए थे, वो मुलाकात उनकी फैमिली से आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद ही रविंदर की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ जो है वो धरती पर रहते हुए पाकिस्तानियों ने नर्क बना दी। ये बात 83 की है जब रॉ एजेंसीज ने एक अपने जासूस को पाकिस्तान भेजा। इसे भी दूसरी आइडेंटिटी दी गई, इसे भी मुसलमान बनाया गया, इनायत मसीहा इसका नाम दिया गया और इसे पाकिस्तान भेजा गया रविंदर से मिलने के लिए और उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने के लिए। क्योंकि जासूस थे, सब जानते हैं कि अपना काम बहुत माहिरियत से करते हैं और जाकर अपना काम करना, कैसे बॉर्डर क्रॉस करना है, कैसे एजेंसीज की नज़र से बचना है, ये सब इन्हें आता है। रॉ ने उधर पाकिस्तानी आर्मी में बैठे रविंदर को भी इंफॉर्मेशन दे दी थी कि इनायत मसीहा करके एक एजेंट आ रहा है और वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें हैंड ओवर करेगा। इस बीच होता यह है कि इनायत जब पाकिस्तान के लिए जाता है तो वो पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा जाता है और उसके बाद एजेंसीज उसको बहुत टॉर्चर करती है और उससे सच उगलवाती है। अक्सर जो स्पाइज होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, वो मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन इसने अपनी जान बचाने के चक्कर में मुंह खोल दिया। और मुंह क्या खोला, इस स्पाई ने तो पूरी डिटेल दे दी कि आपकी आर्मी में जो मेजर बैठा हुआ है जिसका नाम नबी अहमद है, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंडिया से है। और तो और उसकी असली आइडेंटिटी बता दी गई कि ये तो रविंदर कौशिक नाम का आदमी है। और इस दिन ये पूरा भांडा फूट गया। जिस मिशन के लिए रविंदर ने अपना सब कुछ खोया, अपने आप को एक पूरा पाकिस्तानी बना दिया, वहीं पर अपनी फैमिली बसा दी, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि वो इंडिया से मिशन पर भेजे गए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी में जाकर बैठ गए, जो आज तक किसी भी जासूस ने नहीं किया था। इतने होनहार जासूस को मुसीबत में डाल दिया था इस एक जासूस के बयान ने। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इनायत के साथ एक प्लान बनाया। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ मिलने वाले हो, कब मिलने वाले हो। तो उसने बताया कि फ्राइडे के दिन एक जगह तय हुई थी, क्योंकि उस दिन भीड़ कम होती है, तो पार्क के अंदर मिलने वाले थे। तो एजेंसीज ने कहा कि सेम डे सेम टाइम पर तुम रविंदर से मिलोगे और वहां पर उसे पेपर्स हैंड ओवर करोगे। इनायत वहां पर जाता है, रविंदर मिलने आता है। पाकिस्तानी एजेंसीज जो हैं वो स्पॉट पर इधर उधर बिखर जाती है, छुपकर ये पूरा मंजर देखती है
और जैसे ही रविंदर वहां पर आता है और इनायत से वो पेपर्स लेता है, तभी रविंदर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद रविंदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और कहते हैं कि एजेंसीज जासूसों का टॉर्चर बहुत बुरा करती है। इन्हें कई दिनों तक अंधेरे के कमरे में बिठाया जाता है, इन्हें दिन रात का पता नहीं होता है और रोशनी नहीं होती है, टाइम क्या हो रहा है ये नहीं पता होता है। एक ही पोजीशन पर हाथ पैर बांध रख के इन्हें खड़ा रहना पड़ता है, इन्हें सोने नहीं दिया जाता है, भूखे मारा जाता है, पानी नहीं दिया जाता है, इन्हें तड़पाया जाता है। इस तरह का टॉर्चर रविंदर के साथ 2 सालों तक पाकिस्तानी एजेंसीज ने किया। जब रविंदर इधर अरेस्ट हो गया था और इंडिया में भी खबरें आ गई थी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने रविंदर को पहचानने से इनकार कर दिया था। और ये इस जासूसी के फील्ड का उसूल भी होता है कि जो लोग आपको मिशन पर भेजते हैं और अगर आप पकड़े जाते हो तो वही लोग आपको डिसोन कर देते हैं और कह देते हैं कि हम आपको नहीं जानते। यही हुआ रविंदर के साथ। 2 सालों तक टॉर्चर के बाद रविंदर को जेल में भेज दिया गया। इधर कोर्ट ने रविंदर को डेथ पनिशमेंट दिया था, जिसे कुछ सालों बाद लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। रविंदर के साथ इतना कुछ हो रहा था उस वक्त उनकी फैमिली को उनके बारे में बस इतना पता था कि वो तो दुबई में है अपनी फैमिली के साथ। एक दिन रविंदर, क्योंकि बहुत शातिर वो जासूस थे, जेल में भी उन्होंने अपने सोर्सेज जो हैं वो बना लिए और उसके थ्रू उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी उन्होंने अपने परिवार के नाम लिखी और इसमें उन्होंने वो सब कुछ बताया जो अब तक वो अपने परिवार से छिपा रहे थे। ये चिट्ठी रविंदर के घर पहुंचती है और रविंदर के पिता को मिलती है। चिट्ठी उर्दू में होती है और रविंदर की पूरी फैमिली में सिर्फ उनके पिता ही उर्दू पढ़ सकते हैं। जब पिता इस चिट्ठी को पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे के साथ ये सब हुआ है, तो उनकी डेथ हो जाती है और वो चिट्ठी भी वहीं पड़ी रह जाती है। ऐसे में पिताजी के गुजर जाने के कुछ समय बाद फैमिली में रविंदर के भाई के हाथ वो चिट्ठी लगती है, लेकिन उन्हें उर्दू नहीं पढ़ने आती, इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या है। बाद में गांव के ही एक उर्दू पढ़ने वाले शख्स को बुलाया जाता है और उससे वो चिट्ठी पढ़ाई जाती है कि बताओ इसमें क्या लिखा है। और जब फैमिली ये सब सुनती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये हुआ क्या। और इधर बात करें पाकिस्तानी आर्मी की, तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आखिर कैसे एक इंडियन आदमी यहाँ पर आता है, पढ़ाई करता है, रहता है, फैमिली बसाता है और हमारी मिलिट्री में मेजर तक की पोजीशन पर पहुंच जाता है। रविंदर के कारण उनकी वाइफ और उनके बच्चे को भी काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी और उनकी वाइफ की फैमिली को भी काफ़ी टॉर्चर किया गया। इनफैक्ट अगर बात करें उनकी वाइफ की, तो वो रविंदर से जेल में सिर्फ एक बार मिलने आई और उसके बाद वो कभी मिलने ही नहीं आई। इधर इंडिया में जब रविंदर की फैमिली को ये सब पता चला तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की कि रविंदर को वापस इंडिया बुलवाइए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी सुनी ही तक नहीं। कई बार ऐसे मामले हुए हैं जब इंडियन स्पाइज फॉरेन कंट्रीज में पकड़े गए हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जो है बातचीत करके, साठगांठ करके इन स्पाइस को बुलाती है। जैसे कि उनके देशों के भी कुछ जासूस जो हमने पकड़े होते हैं, उनको रिलीज करने की शर्त पर भी हम अपने जासूसों को छुड़वा सकते हैं। लेकिन तब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। रविंदर को छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट ने एक कदम तक नहीं उठाया। वो रविंदर जिसके ऊपर रॉ को काफी फक्र था, वो रविंदर जिसने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाया और किसी ने परवाह नहीं की उन्हें वापस बुलाने की। रविंदर सालों तक जेल से चिट्ठियां लिखा करते थे अपनी फैमिली को। उन्हें लगता था कि जल्द ही मेरी गवर्नमेंट जो है मुझे छुड़वा देगी। मैंने मेरी गवर्नमेंट को अपनी लाइफ डेडिकेट की है। 23 साल की उम्र में वो पाकिस्तान आए थे जासूस बनकर और तब से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है इंडिया के लिए दे दी। अपनी सेफ्टी और अपने बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मेरे देश के लोग या जिन लोगों ने मुझे इस मिशन पर भेजा है वो लोग मुझे बचाएंगे ज़रूर, मुझे निकाल लेंगे किसी भी मुसीबत से। लेकिन ऐसा रविंदर के साथ नहीं हुआ। टाइम निकलता गया और रविंदर जेल से चिट्ठियां लिखते गए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और देश की तरफ से कोई मदद नहीं आई तो रविंदर को एहसास हो गया कि उनके देश ने उनको डिसोन कर दिया है। और तब उनकी चिट्ठियों में जो उन्हें बुरा लगता था वो बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा, क्या भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? इस बीच रविंदर की जेल के अंदर तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। उन्हें टीबी जैसी बीमारी हो गई और डिजीजेस जो हैं वो बढ़ती जा रही थी और तब पाकिस्तान में टीबी की दवाइयाँ नहीं मिलती थी।
तो इंडिया में उनकी फैमिली को दवाइयाँ भिजवाने के लिए कहा गया। रविंदर की बहन ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने यहाँ से दवाइयाँ भेजी थी भाई के लिए, लेकिन ये दवाइयाँ उन तक पहुँचाई ही नहीं गई। कहा जाता है कि शायद जेल अथॉरिटीज़ ने या पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने ही वो दवाइयाँ रविंदर तक नहीं पहुँचाई, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिस जेल में रविंदर कैद थे उसी जेल में इंडिया के कुछ और जासूस भी पकड़े गए थे और तब उनकी मुलाकात रविंदर से हुई थी और उन्होंने रविंदर को देखा, जाना था और कहा था कि उनकी हालत दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही थी। हालांकि उन जासूसों को तो बाद में इंडिया ने छुड़वा दिया, लेकिन रविंदर को नहीं छुड़वाया। 85 में वो अरेस्ट हुए थे और ईयर 2001 आते आते तो उनकी तबीयत जो है वो जवाब देने लगी। 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की मियांवाली जेल में ही रविंदर कौशिक की डेथ हो गई। टीबी और हार्ट डिसीज़ के कारण वो जी नहीं पाए और डेथ के बाद जब इंडिया में इन्फॉर्म किया गया फैमिली को, तो गवर्नमेंट ने डिसोन कर दिया था, ऑलरेडी पहचानने से इनकार कर दिया था। यही कारण है कि रविंदर की बॉडी को इंडिया लाने की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई और वहीं मियांवाली जेल के पीछे ही रविंदर की बॉडी को दफना दिया गया। जिस रविंदर कौशिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश को दे दी थी, उन्हें मरने के बाद भी देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अपनी मौत के 3 दिन पहले रविंदर ने एक बात लिखी थी जो वाकई में इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी स्लैप थी कि अगर मैं अमेरिका का होता तो मुझे यहाँ से 3 दिन में अमेरिकन गवर्नमेंट छुड़वा देती, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इस तरह का दुख उन्होंने अपने अंतिम समय में प्रकट किया था। इनफैक्ट रविंदर की मदर ने भी इंडियन गवर्नमेंट को कई सारे लेटर्स लिखे थे और बताया था कि मेरा बेटा कितना होनहार है। इनफैक्ट उनकी डेथ के बाद उनकी मदर ने कहा था कि अगर मेरे बेटे को एक्सपोज नहीं किया होता तो आज वो पाकिस्तानी आर्मी में और भी बड़े ओहदे पर होता और वहाँ रहते हुए अपने देश को सर्व कर रहा होता। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मदद के नाम पर रविंदर की फैमिली को पहले 500 रुपये दिए जाते थे मंथली और उनकी डेथ के बाद ये पैसा बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 2000 रुपये कर दिए, जो कि 2006 में बंद हो गए, तब जब रविंदर की माता की डेथ हो गई। और रविंदर कौशिक की डेथ के कुछ सालों बाद सभी उनके सेक्रीफाइस को भूल ही गए। वो तो 2012 में एक फिल्म आई जो हूबहू रविंदर कौशिक की कहानी पर बेस्ड थी और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए कहा गया कि ये जो कहानी है ये रविंदर कौशिक की ही कहानी है। एक्चुअली इस फिल्म के प्रोमो में दिखाया गया था कि अगर पकड़े गए तो फिर हम तुम्हें नहीं जानते, ये बात याद रखना। और टाइगर शब्द था इस फिल्म में, यानी कि सलमान खान की फिल्म आई थी एक था टाइगर, तभी फिर से रविंदर कौशिक का मुद्दा उठा। इनफैक्ट ये मुद्दा रविंदर कौशिक के फैमिली मेंबर, उनके नेफ्यू विक्रम वशिष्ठ ने उठाया। उन्होंने यशराज फिल्म्स पर केस किया, ये कहते हुए कि आपने मेरे अंकल की लाइफ पर स्टोरी बनाई, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस तरह से चोरी मत कीजिए, उन्हें क्रेडिट तो दीजिए। तब फिल्म मेकर का कहना था कि हमारी स्टोरी जो है वो उन पर बेस्ड है ही नहीं। हालांकि विक्रम वशिष्ठ का कहना था कि ये स्टोरी उनके अंकल पर ही बेस्ड है, क्योंकि उन्हीं को नाम दिया गया था ब्लैक टाइगर का, तो टाइगर शब्द फिल्म में इस्तेमाल किया गया है और उन्हीं को गवर्नमेंट ने पहचानने से इनकार कर दिया था, जो कि इस फिल्म में भी दिखाया गया है। इसके बाद ये कोर्ट केस लंबा चलता रहा। सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि और भी फिल्में हैं जो रविंद्र कौशिक की लाइफ पर बेस्ड है। जॉन इब्राहिम को लेकर फिल्म आई थी रोमियो अकबर वॉल्टर, ये फिल्म भी उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड थी और इसके अलावा एक वेब सीरीज जिसका नाम है अदृश्य, वो भी इन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है। और अब सलमान खान एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं जो ऑफिशियल बायोग्राफी होगी इंडिया के होनहार रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की, जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान की आर्मी में बैठकर। सलमान खान एक ब्रिलियंट डायरेक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं। राजकुमार गुप्ता ने इस फिल्म और इस कहानी के लिए 5 साल तक रिसर्च की है, स्क्रिप्टिंग की है और अब जल्द ही सलमान खान जो अब तक नकली टाइगर बन रहे थे वो इस फिल्म के साथ असली टाइगर यानी कि हमारी कंट्री का ब्लैक टाइगर जो है उसका किरदार निभाने जा रहे हैं। रविंद्र कौशिक की जो फैमिली है वो अब जयपुर में रहती है और जहाँ तक बात है रविंद्र कौशिक की वाइफ और उनके बेटे की, तो वो पाकिस्तान में ही है। इनफैक्ट 2013 में ऐसी खबर आई थी कि रविंद्र कौशिक का जो बेटा है
उसकी डेथ हो गई है। यह है कहानी इंडिया के ब्लैक टाइगर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।